इंडिया में फूड बस फूड नहीं है, फूड एक इमोशन है। आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनकी जर्नी तो शुरू हुई थी इंजीनियरिंग से, लेकिन आज वो एक बेहतरीन रेस्टोरेंट के ओनर हैं। तो आज हमारे साथ हैं सार्थक रेस्टोरेंट के ओनर अक्षय शुक्ला। कैसे हैं भैया आप? जैसा कि भैया आपने शुरुआत में इंजीनियरिंग की, उसके बाद ज्यादातर जो लोग होते हैं इंजीनियरिंग के बाद या तो आईटी सेक्टर में जाते हैं या तो जॉब करते हैं। बिल्कुल। ये आप बिल्कुल अलग हटके फूड इंडस्ट्री में आ गए। तो आपकी इसकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे आपके दिमाग में आया कि भाई मुझे रेस्टोरेंट खोलना है? एक्चुअली क्या है, शुरू से मैं रहा हूँ फूडी। तो टेस्ट के लिए मैं हमेशा प्रेफर करता था। जब भी वहां बाहर जाता था तो मैं हमेशा वहां की जो फेमस चीजें होती थी उनको मैं ट्राई करता था। अब जब मैंने इंजीनियरिंग की तो इंजीनियरिंग करने के बाद ना मेरा मूड स्विंग हुआ, बिल्कुल चेंज हो गया कि मुझे बिजनेस लाइन में आना चाहिए। तो भैया ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ? आपने जैसे शुरुआत में इंजीनियरिंग आपने चालू की है ना, तो शुरुआत में तो आपका मोटिव क्या था कि जैसे भाई आप बीटेक कर रहे हो तो क्या मोटिव? मैंने करीब 3-4 प्रकार के ना बिजनेस लाइन में रहा हूँ मैं। हाँ। पहले मैं इंजीनियरिंग के जस्ट बाद सीधा गया हूँ एमपीवी कॉन्ट्रैक्टर रहा मैं सतना में। तो वहां से एमपी जब मैं काम कर रहा था तो देखा कि इतना भाग दौड़ है, ये सब है, ये सब अपन नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद कोविड लग गया जिस बार, उसके तो उसमें मेरा क्या हुआ, मेरा पूरा जितना जो भी था मतलब सोचने पे एक चीज मजबूर हो गई, या तो घर के पास कुछ करना चाहिए। कोविड में एक चीज समझ में आई कि आदमी घर के पास रहे, घर वालों के साथ रहे, उसके साथ रहते हुए सब कुछ अपन कर सकते हैं। बहुत रिसर्च किया मैंने बिजनेस के बारे में। फिर मुझे मेरे बड़े भैया का गाइडेंस मिला। अच्छा। कि घर के पास ही कुछ रेस्टोरेंट डाला जाए। तो फिर इस लाइन में मैं आया धीरे धीरे। अब वो अनुभव होता गया। अब ये 3रा साल है तो करीब इतना तो समझ में आ गया है क्या चीज है, क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए रेस्टोरेंट के लिए, क्या नहीं। तो भैया जैसे आपको दिमाग में आइडिया आया कि आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो आप जैसे आपने बताया आप एमपीईबी में थे तो उधर आपका बढ़िया चल रहा होगा। बढ़िया चल रहा। तो आपके माइंड में ये थॉट नहीं आया कि भाई मैं ये चीज खत्म कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट ओपन करूंगा, चला नहीं चला, बाद में कैरियर पे इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा? ये सब बिजनेस करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। किसी भी लाइन में हो, अपन को बिजनेस अगर करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और रिस्क है सब कुछ आप कर भी सकते हो, फेल भी हो रहा है तो उसके लिए बैकअप के लिए मत सोचो। पहले तो बिजनेस को रन करना सीखो कि बिजनेस कैसे रन कर सकते हो। सही बात। उसमें अपना 100% एफर्ट दो, क्या आप कर सकते हो। मैं कभी एक जगह ना 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिका हूं। अच्छा। इस लाइन में आके मैं 12 घंटे देता हूँ। इसमें अपन को आके पूरा अपना 100% जब देना है तो हर चीज आपको मेंटेन भी करना है। ये फूड लाइन बहुत ही मतलब आदमी समझता है रेस्टोरेंट खोल लिया हो गया, 1-2 लाख का महीना आराम से आ जाएगा, रेस्टोरेंट ओपन हो गया, बेसिक थॉट रहती है लोगों। ये बहुत बड़ा कंपटीशन है फूड लाइन। आज आप देखेंगे करीब एक लाइन में ना करीब 25 रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, पर 25 में से ना शायद ही है 10 बचते हो, 15 बंद हो जाती, क्योंकि ना क्वालिटी मेंटेन, ना गेस्टों के लिए मतलब कुछ अपीयरेंस उनका है ही नहीं है। क्या उनको करना है क्या नहीं करना है, बस रेस्टोरेंट खोल के बैठ गए। अब खाने के लिए तो बहुत सारी चीज है, पर अगर अपन क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो इस चीज को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। अगर आप शुरू से ही अगर क्वालिटी लेके चलेंगे इन चीजों तो आप बहुत आगे जा सकते हैं बिजनेस लाइन में। तो जैसे भैया आपको बेनिफिट किस चीज में मिला? आपने बताया कि आप फूडी थे, उस चीज का बेनिफिट मिला, या आपने बताया आपका मामा जी का रेस्टोरेंट था, उस चीज का बेनिफिट मिला? जैसे ही आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया तो उसमें प्लस पॉइंट क्या रहा आपका? प्लस पॉइंट ये रहा, मुझे गाइडेंस मिलता रहा मेरे बड़े भाई का। हाँ। मम्मी पापा का आशीर्वाद तो था ही साथ में। तो मतलब घर से पूरा सपोर्ट मिला आपको? घर से पूरा सपोर्ट मिला मुझे। मेरा बड़ा भाई ने मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया। देखिए आपने बताया सबसे जरूरी है फूड क्वालिटी, उसके बाद आपको सपोर्ट भी रहा, आपने बताया आपके भैया का सपोर्ट रहा, आपको अपने मामा जी का एक्सपीरियंस मिला। तो भैया आज जैसे आज का टाइम चल रहा है, ऑनलाइन सबसे ज्यादा चीजें चल रही हैं, तो जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गए, तो ये ज्यादा इफेक्टिव है या अपना ऑफलाइन जो हो गया वो इफेक्टिव है, या दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है? मेरे पास तो दोनों तरह के कस्टमर्स आते हैं।
ज्यादातर मेरे खुद ही रेस्टोरेंट पे आके रीच करते हैं, जो खुद ही पैक करा के ले जाते हैं, वही कस्टमर मेरे ज्यादा है। स्विगी जोमेटो उनके लिए प्रेफर करते हैं जो बाकी दूर रहते हैं रेस्टोरेंट से, जैसे कि सिविल लाइन में भी है, बड़े भैया तक पार्सल जाते हैं तो जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। और जोमेटो पे कुछ रेट्स बड़े भी हुए होते हैं तो कस्टमर खुद आके ले जाता है रेस्टोरेंट से। तो भैया जैसे आपने रेट बड़ा होने की बात की, जैसे आपका ये मेन्यू है, हाँ इसमें ये दही कबाब जैसे 150 रुपए का है। अब मैंने मान लो इसको मैंने स्विगी से ऑर्डर किया और मैं पहले आपके इधर आया था, मैंने ये 150 रुपए का लिया आपसे, फिर मैंने वही चीज आपके रेस्टोरेंट से मंगाई स्विगी से, तो वो मुझे पड़ी 200 रुपए की। तो ये कैसा क्या सिस्टम होता है इसका? इसमें इनका कमीशन होता है, इसका स्विगी का? स्विगी जोमेटो दोनों का। अच्छा। ये जो भी ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर्स है इनका कमीशन ऐसा है, ये आपसे 30 to 35% आपसे कमीशन लेते हैं, तो उस हिसाब से हम उनको रेट डालते हैं। उसका मेन्यू अलग होता है, हमारा स्विगी जोमेटो का जो भी मेन्यू है उसका अलग ही होता है मेन्यू, तो उसमें हम 30% बढ़ा के डालते हैं। तो उस हिसाब से वो धीरे धीरे उनको टैक्स भी लगाते हैं, जीएसटी वगैरह जो भी लगता है उनके बिलिंग में। हमारे यहाँ तो खैर अभी जीएसटी है नहीं है, हम तो नॉर्मल बिलिंग पे चलाते हैं कि आदमी को कम से कम में फूड अफोर्ड हो सके। तो शुरू से यही लेके चल रहे हैं कि हर आदमी खाना खा सके। अभी आप देखेंगे तो बाकी ये जितने भी बड़े बड़े होटल्स है या कुछ भी है, ये उतना तो बिलिंग नहीं करवा पाएंगे जितना कम से कम मैं आदमी को फूड दे देता हूँ। अच्छा। हाँ, तो स्विगी जोमेटो भी अपनी जगह है, उसमें तो टैक्स एक्स जो बढ़ता है तो उस पर रेट बढ़े हुए रहते हैं। बाकी आप रेस्टोरेंट में आइए तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है मकरोनिया में या बोला जाए पूरी सिविल लाइन तक में अपने पास अफोर्डेबल रेट है, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। प्लस आपकी वही क्वालिटी है जो आपको उधर ज्यादा रेट में मिलेगी। हाँ, आपने तो जैसे बीटेक की, उसके बाद रेस्टोरेंट खोला, आपका चल गया प्रॉपर, अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। आज की हमारी जो यूथ है उसमें सबसे बड़ा भैया क्रेज ये है कि भाई हमें कुछ बिजनेस करना तो हम रेस्टोरेंट खोलेंगे, अपनी होटल बनाएंगे, अपना ढाबा खोलेंगे। पहला ऑप्शन ही तो आदमी रेस्टोरेंट ही सोचता है। लेकिन भैया 90% जो रेस्टोरेंट चालू होते हैं वो 1 महीने चलेंगे, 2 महीने चलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? उसका रीजन यही हो सकता है मेन्यू में जो आपके पास है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पास। दूसरी चीज आपका मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस तो आपका बहुत ज्यादा है फूड लाइन में, अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले तो बंद होने का। मेंटेन में क्या चीज है भैया? मेंटेन में आपका ग्रोसरी से लेके हर चीज, साफ सफाई से लेके हर चीज, इसमें छोटी छोटी बारीकियां हैं बिल्कुल। एक प्लेट भी है अगर उसमें अगर दाग भी है तो वो भी मेंटेन में ही आ रहा है ना, हर चीज को चेक करना। आपके हिसाब से 3 ऐसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहा है तो उसको आनी ही चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट डाल रहे हैं तो आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट तो ये आपके पक्का होने चाहिए रेस्टोरेंट में। पहला तो आपका हाइजीन, दूसरा आपका क्वालिटी और तीसरा आपका मेंटेनेंस। आप कैसे इसको मेंटेन करते हैं। तो हाइजीन को तो अपन लेके बोल सकते हैं कि अपन इसको हमेशा साफ रखें, या आपके जितने भी वर्कर्स हैं या जो भी शेफ वगैरह है इन लोगों को हमेशा बिल्कुल हाइजीन रहना है, बिल्कुल साफ सफाई, हमेशा आपका रेस्टोरेंट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। दूसरा आपका आता है क्वालिटी। बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स भी हैं, जैसे हमारे रेस्टोरेंट में चाइनीज में हमेशा एरोमेटिक यूज करते हैं लोग, चाइनीज में अजीनोमोटो यूज करते हैं। अजीनोमोटो आपके लिए सेहत के लिए बहुत ही खराब है। और आपको क्वालिटी अगर लेके चलेंगे तो ना आपके कस्टमर को कुछ होगा और आप भी उनके हमेशा तारीफ सुनेंगे उनके मुंह से कि खाना अच्छा है या कभी नुकसान नहीं करता है या कभी अपनी वजह से किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेंटेनेंस तो आपका ऐसा है कि मेंटेनेंस आप सुबह से उठे और सबसे पहले माइंड में ना आप अगर रेस्टोरेंट ओनर है तो आपके माइंड में सबसे पहले ये रहता है कि यार आज ये जो होना है इनके लिए करना क्या है। टू डू लिस्ट होती है सुबह से, उसको तैयार करते हैं कि ये इतना। तो मेंटेन आपको तो डेली करना है, ऐसा नहीं है कि महीने भर का लेके बैठ गए आप और हो गया। तो आपको ये 3 पॉइंट्स तो लेके चलने हैं जब भी आप रेस्टोरेंट या फूड लाइन में सक्सेस हो सकते हैं। और बाकी देखा जाए तो कस्टमर अपीयरेंस भी आपको बहुत अच्छा देना चाहिए। हमेशा आप तौर तरीके से बात करेंगे तो आदमी आपको हंस से खुद बात करेगा। बस यही 3 पॉइंट आपके लिए बहुत मेन है। जब आप रेस्टोरेंट लाइन में अगर जा रहे हैं तो या तो आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए, आप जो भी कर रहे हैं तो आपको सोच समझ के
खुद देखना है, ये सब चीजें। तो रेस्टोरेंट लाइन में जाना तो वैसे कुछ नहीं है, सभी जा सकते हैं, सभी कर सकते हैं। बस क्वालिटी, हाइजीन और मेंटेनेंस, यही बस 3 पॉइंट। जैसे रेस्टोरेंट तो आपका ओपन हो गया, शुरुआत की बात कर रहे हैं अपन। हाँ। रेस्टोरेंट ओपन हो गया, आपका पूरा सेटअप हो गया, फिर जो सबसे बड़ी चीज है वो है कस्टमर। हाँ, तो आपने कस्टमर कैसे अट्रैक्ट किया अपनी तरफ की, कस्टमर बूस्ट हो, आपके इधर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उस चीज में कैसा क्या आपका वो रहा? मार्केटिंग सपोर्ट तो मुझे रहा नहीं। मैं कस्टमर से पर्सनली फीडबैक लेता था। एक डायरी थी मेरे पास जिसमें फीडबैक पर्सनली लेता था उनके बिलिंग टाइम पे, कि आपको खाना कैसा लगा। मैं शुरू से प्रेफर करता आया हूँ कि आप क्वालिटी और टेस्ट लेके चलें। फूड लाइन का मेन मोटिव आपका यही है कि आप क्वालिटी अगर लेके चलेंगे तो आप फूड लाइन में बहुत आगे जा सकते हैं। और आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते तो फूड लाइन आपके लिए नहीं है। तो मेरा तो कहना यह है, अगर फूड लाइन में जहाँ आपको जाना है और कुछ भी अगर फूड लाइन में अगर आगे चल के आपको करना है तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि इसको मेंटेन कैसे किया जाए। मेंटेन इसका प्लस पॉइंट है। अगर आप मेंटेन करके चल रहे हो तो आप फूड लाइन में बहुत आगे जा सकते हो। और जो मेरी कस्टमर रीच थी, जो मेरे यहाँ पहली बार खाना खा के गए, वही मेरे कस्टमर, वही रीच देते गए हैं। जैसे आप खाना खाएंगे, आप आएंगे मेरे रेस्टोरेंट में, आप जब भी खाना खाएंगे आप अपने फ्रेंड्सों को भी बाद में लेके आएंगे अगर आपको खाना अच्छा लगेगा तो। अगर खाना अच्छा नहीं है तो आदमी एक ही बार में वापस हो जाता है, फिर वो कभी नहीं आता है। और मेरे पास मेरी डायरी भी रखी हुई है फीडबैक की, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे। तो उस डायरी में कुछ फीडबैक अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं। अब जो खराब फीडबैक है उनसे अपन को सीखना चाहिए बहुत कुछ। खराब फीडबैक जो अपने लिए है वो सीखने के लिए है कि अपन क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसी को लेके चला और धीरे धीरे मेरी रीच बढ़ती गई। आज बस भैया का सपोर्ट है, उन्हीं के गाइडेंस के थ्रू मैं करता जा रहा हूँ। फिर मैंने इसमें टाइम देना चालू किया। अब धीरे धीरे देखते हैं भगवान क्या चाहता है, आगे बढ़ रहे हैं इसमें। ठीक।